हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे के दिन होता है फिजिक्स का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। आप कहेंगे सर ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ लिया है, तो ग्रेविटेशन के अंदर जो है हमको बहुत सारी चीजें और भी देखनी है, जैसे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मेंस परसेप्शंस के हिसाब से जैसे हमने हर टॉपिक की बात की थी। तो ये टॉपिक्स के बाद हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज का क्या टॉपिक देखेंगे हम, तो ग्रेविटेशन के बारे में देखेंगे, और ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो उन लेक्चर्स को भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, उन पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले कोई भी तरह का डाउट्स है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस मेल आईडी पर जो भी आपके डाउट्स हैं इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की जो PDF है वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है MPPSC 2000 का है, उत्तराखंड में भी 2007 में आया है, और ये पूछा गया है, हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना होता है, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू Gm1m2 बाय r², ये हमने तो पढ़ा हुआ है। अब ये जो लॉ था किसने दिया था, तो ये मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई हुई थी। किसकी स्टोरी सुनी थी हमने, तो वो सुनी थी हमने न्यूटन की। तो न्यूटन ने ये हमको लॉ दिए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट याद रखना है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि आपका कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। और मैंने बताया था ये ट्रिनिटी कॉलेज से अपने घर गए थे, वहां पर एक प्लेग आने पर जो है बहुत सारे इन्होंने रिसर्च किए, कैलकुलस को डेवलप किया, साथ साथ ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें थी, और ग्रेविटी के ऊपर भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए। तो न्यूटन ने वो चीजें करी, और आगे चलकर आइंस्टीन ने भी यही बोला कि भाई मैंने जो है न्यूटन के कंधों पर रखते हुए फिजिक्स को आगे बढ़ाया है। तो अगर न्यूटन नहीं होता तो मैं भी वही कर रहा होता जो न्यूटन ने उस समय किया होता। तो न्यूटन को भी पूरा क्रेडिट दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बाद में मॉडर्न फिजिक्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद की है। तो आइंस्टीन जो है इसमें क्वेश्चन दिया, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है वो डेवलप किया आइंस्टीन ने, लेकिन जो बेसिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन से पहले हमने कुछ और भी लॉ पढ़े थे जिनको केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, उससे भी हमको बहुत सारी चीजें पता चली थी। तो ये क्वेश्चन समझने आ गया होगा, न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 9.8 kg ऑन द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स मास ऑन द मून। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 9.8 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए, अब मैंने ही आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि भाई मून पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाती है अर्थ की। मतलब मून पर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, तो वो 1/6वां भाग होता है। अगर किसी का वेट यहाँ पर 60 किलो है तो वहां पर कितना हो जाएगा, 6 किलो हो जाता है, या 6 न्यूटन हो जाता है। अब देखिए, वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट जो होता है, वेट का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तरह का फोर्स ही है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्मॉल जी को हम त्वरण ही तो कहते हैं, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो एक्चुअल में हमारा वेट केजी में नहीं नापना चाहिए, हमें किस में नापना चाहिए, न्यूटन में नापना चाहिए। और आप लोग ये पहले भी क्लास में देख चुके हैं कि भाई मास और वेट में क्या अंतर होता है, मतलब आपका द्रव्यमान और भार, इन दोनों में अंतर है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। इसके अलावा ये चेंज हो सकता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो यहां पर बोला गया है अगर किसी बॉडी का मास 9.8 kg है अर्थ पे, तो भाई मून पर भी जाने पर मास थोड़ी चेंज होगा, क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो वेट में तो जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो मास है वो थोड़ी बदलेगा, ये 1/6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी अगर जिस पिंड का पृथ्वी पर 9 किलोग्राम मास है, तो उसका चंद्रमा पर भी जाने पर आपको क्या मिलेगा,
9.8 kg मिलेगा। लेकिन अगर न्यूटन लगा होता तो न्यूटन लगने पर यहां पर आपका जो है चेंज हो जाता। वेट नहीं पूछा या मास पूछा है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान हर जगह एक जैसा ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल रिमेन द सेम ऑन द मून, दैट इज 9.8 kg। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग मैंने बताया था कि भाई कोई भी चीज जिसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ के वायुमंडल से निकलना है और स्पेस में जाना है तो उसको जो मिनिमम वेलोसिटी रखनी होती है, ये क्वेश्चन RAS का था। तो इसमें पूछा गया कि भाई कितनी एस्केप वेलोसिटी होती है, तो आपको पढ़ा हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हर जो है हम रॉकेट वगैरह की हेल्प से, PSLV, GSLV, इन सारी चीजों की हेल्प से क्या करते हैं, हम स्पेस में जाते हैं तो हमें ये चीज इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देती है, और वो वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी, जिसको पलायन वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिखा है कि इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट विद द इक्वल फोर्स, कैन वी से दैट देयर मासेस मस्ट बी इक्वल? यदि पृथ्वी दो वस्तुओं को समान बल से आकर्षित करती है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए? अब देखा जाए तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर हम एक स्टोन लें, एक पत्थर लें और पत्थर को कहीं से फेंकें पृथ्वी के ऊपर, और किसी प्लास्टिक का कोई मटेरियल लें उसको भी भेजें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण है इन पे, वो बराबर ही मात्रा का लगता है, उसको कोई फर्क नहीं है कि कौन सा पदार्थ गिर रहा है। तो यहां पर बोला जा रहा है इफ द अर्थ अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अब पृथ्वी पर जैसे कि कोई हाइट से कोई प्लेन गिरे या कोई कार गिरे, तो पृथ्वी को कोई मतलब नहीं है वो कार है या प्लेन है, वो दोनों को ही बराबर मात्रा से ही खींचेगी। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ द अर्थ अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, अगर वो इक्वल फोर्स से खींच रही है तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि उन दोनों का मास बराबर होगा? तो नहीं, दो अलग अलग चीज जो मास की हो वो भी पृथ्वी पर बराबर ही तरह का फोर्स लगता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम यहां बात क्या कर रहे हैं कि भाई जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसमें m1 m2 की बात की जाती है। तो अगर m1 अगर हमारा अर्थ है और m2 कोई दूसरी बॉडी है, तो बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको एक कोई छोटा सा पत्थर भी पृथ्वी उतनी ही तेजी से खींचेगी, चाहे एक बहुत बड़ी चट्टान को भी खींचे, तो दोनों पर ही बराबर होगा। तो वेट बराबर नहीं होगा अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब दो अलग अलग वजन की चीजों को भी पृथ्वी सेम जो है फोर्स से खींच सकती है, बशर्ते उनका वजन भी अलग अलग हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, अब देखिए यहां पर आप याद करिए सर्कुलर मोशन की थ्योरी, कि कोई भी चीज अगर किसी के आसपास घूमती है तो उसमें क्या होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव करने देता है। मतलब आपका जो अभिकेंद्रीय बल है उसके कारण कोई भी वस्तु किसी भी एक केंद्र के आसपास एक सर्कुलर पाथ में, एक जो है वृत्ताकार मार्ग पर घूम सकती है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रही है कहां पर? अर्थ के अराउंड, और डज नॉट फॉल डाउन, और नीचे नहीं गिर पा रही। क्यों? क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस। ये इसलिए होता है क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का आकर्षण है वो वहां पर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण ही तो वो आसपास घूम रही है। मतलब ये कौन सा आकर्षण है? तो ये बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्रीय बल के कारण जो बीचों बीच लग रहा है सेंटर की तरफ, उसके कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है। दूसरा दिया इज न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, चंद्रमा के आकर्षण से निष्प्रभावी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी दूरी पर मौजूद नहीं है, इसलिए भी कुछ नहीं है। इसके अलावा प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टडी मोशन, तो अर्थ क्या उसको इतनी प्रोवाइड करती है नेसेसरी स्पीड जिससे वो स्टडी मोशन कर सके, इसकी स्थिर गति के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। वो त्वरण क्या है? तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के कारण वो सैटेलाइट आसानी से घूम सकती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये IAS का क्वेश्चन था 2011 में, तो UPSC ने पूछा था, तो बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स का। अभिकेंद्रीय बल इतना एक्सेलरेशन देता रहता है कि वो चीज आसानी से घूमती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल जब पढ़ाया था इसको, तो पत्थर वाला एग्जाम्पल दिया था, एक रस्सी लीजिए, पत्थर से बांध दीजिए और घुमाइए उसको, तो वो घूमती क्यों रहती है? ड्यू टू जो है अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रिपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम जीरो।
अगर अर्थ की ग्रेविटी एकदम से जीरो हो जाएगी, देन विच डायरेक्शन द मून बिगिंस टू मूव इफ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी इफेक्ट्स। मान लीजिए पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण अचानक शून्य हो जाता है, तो चंद्रमा किस दिशा में चलेगा, और यदि ऐसा कर भी देगा तो यदि कोई अन्य खगोलीय पिंड उस पर प्रभाव नहीं डालता है तो वो किस दिशा में चलना शुरू कर देगा। तो अगर हम देखें, ये अगर अर्थ है और ये जो है मून है, तो अगर अभी क्या हो रहा है, ये जाना तो सीधे चाहता है, लेकिन इसको यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, बार बार सेंट्रिपिटल फोर्स इसको इस पाथ में घुमाने में मदद करता है। तो अगर इस पर शून्य हो जाता है तो ये सीधा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, देख लेते हैं कि भाई द मून विल बिगिंस टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन in the direction in which it was moving at the instant, because the circular motion of moon due to centripetal force provided by the gravitation force of the earth। चंद्रमा उस दिशा में एक सीधी रेखा में चलना शुरू कर देगा जिस दिशा में वो उस पल में घूम रहा था, क्योंकि चंद्रमा की गोलाकार गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किए गए अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो वो सीधे ही चलने लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है यूपीपीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, ये होने के कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और लैक ऑफ इट, और सम अदर फोर्स। ये केंद्र पसारक या केंद्र अभिमुख या गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कुछ अन्य बल, इसी को आप बोल सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये तो अभी क्वेश्चन देखा हमने, तो ये यूपीएससी में भी पूछा, बाद में यूपीपीसीएस में भी पूछा गया। तो सॉरी, ये जो है केंद्र पसारक नहीं है, देख लीजिए इसको। ये जो होता है केंद्राभिमुख, जिसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल। इसका नाम केंद्राभिमुख भी होता है और कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय होता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल तो मैंने आपको बताया था, वॉशिंग मशीन्स के ड्रायर में काम करता है, मक्खन निकालने में काम करता है, तो वो बाहर लेकर जाता है, एक स्यूडो फोर्स होता है। लेकिन सेंट्रिपिटल कोई भी चीज जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसके सेंटर की तरफ लग रही है, उस चीज को क्या कह दिया जाता है, सेंट्रिपिटल या अभिकेंद्रीय बल। तो यही चीज किसके लिए, सैटेलाइट्स के लिए भी। तो सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए 2013 के मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट शो वेटलेसनेस, कोई वस्तु भारहीनता कब प्रदर्शित करती है। अब ये भारहीनता क्या होती है, तो भारहीनता एक ऐसी चीज होती है जिसपे ग्रेविटेशन का असर नहीं होता। जैसे मान लिया जाए आप किसी लिफ्ट में हैं और उस लिफ्ट का तार टूट गया, तो जो लिफ्ट एकदम सीधे आएगी, एकदम नीचे की तरफ आएगी, तो आपके अंदर जो चीज होगी वो होगी वेटलेसनेस, जिसको कहा जाता है भारहीनता। तो क्या होती है, तो वेटलेसनेस इज अ स्टेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेट एनीथिंग। मतलब भारहीनता एक ऐसी स्थिति जब वस्तु का वजन नहीं होता है। जैसे वो लिफ्ट गिर रही है तो आप उसके साथ फ्री मोशन कर रहे हैं। इट ऑकर्स ओनली व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ये कब होता है, ये तभी होता है जब कोई पिंड अकेले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त गिरने की स्थिति में होता है। तो ऐसे ही जैसे लिफ्ट किसी ना किसी एक चेन से, किसी ना किसी रिंग से कनेक्टेड होती है, अगर वो सडनली टूट जाए तो ग्रेविटेशन के कारण सीधे सीधे आप नीचे आएंगे। तो आप जो है वो ग्रेविटी पर जो काम कर रहा है वो आपकी लिफ्ट कर रही है, लेकिन आपके अंदर जो एक स्टेट आ जाएगी उसको वेटलेसनेस कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2007 में यूपीपीसीएस का, इसमें पूछा गया एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है। भाई वायुमंडल ही नहीं है वहां पे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सौर्य हवा ऊपर की ओर बल लगाती है। सोलर विंड्स एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, इससे भी कोई फर्क नहीं है। विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वायुमंडल की शांता शक्ति बहुत प्रबल डालती है। तो कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये आपका आंसर सही होगा। देयर इज नो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वहां पे नहीं होती है, तभी तो हमको जो है स्पेस में जाने पर अलग से जो है स्पेस जो शटल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। वहां पर उनके जो फूड होते हैं उनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनका जो पूरा सेटअप होता है वो भी एक डिफरेंट तरीके का होता है। तो ये सारी चीजें स्पेस में अलग तरीके से काम करती है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है वाई कैन वन जंपिंग हायर ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन ऑन द अर्थ, कोई पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर ऊंची छलांग क्यों लगा सकता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी क्या है 1/6 है।
तो अगर हम यहां पर कूदते हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटी काम करती है, तो हम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं कूद पाते। लेकिन मून पर अगर हम कूदेंगे तो क्या होगा, हम जंप करेंगे तो हम ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वहां पे कम है, यहां से 1/6 है। तो अगर कोई यहां पर 1 मीटर तक ऊपर कूद सकता है तो वहां 6 मीटर तक कूद सकता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम हो जाती है, 6 टाइम कम हो जाती है। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द मून सरफेस इज नियरली 1/6 दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो है के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के लगभग 1/6वां भाग होता है। तो यह आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय, जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसके द्वारा है? क्योंकि बहुत सारे ग्रहों पर तो वायुमंडल है ही नहीं, तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ है गुरुत्वाकर्षण, हमारे यहाँ है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण होता है। विंड्स, क्लाउड्स या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर वायुमंडल का होने का एकमात्र कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। फिर हाउ ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन है, मतलब ये क्या है? त्वरण है। तो देखा जाए तो हिंदी में दोनों शब्द आपको गुरुत्वाकर्षण ही मिलेंगे, लेकिन इसको कह दिया जाता है गुरु तत्वीय त्वरण, और इसको क्या कहा जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। तो भाई गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो आपका, ग्रेविटेशन क्या है? वो तो किसी भी दो चीजों पे लगने वाला एक फोर्स है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मून पर जाने पर अलग होगा, मून पे जाने के बाद जी की वैल्यू अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम वही बात करें, हमारे पोल्स पे चले जाइए, ध्रुवों पर चले जाइए, इक्वेटर पे चले जाइए, अलग अलग त्वरण होता है। तो ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। जो गुरुत्वाकर्षण है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण यहां पर जो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, या इसको लिख सकते हैं गुरु तत्वीय त्वरण स्मॉल जी, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर जी की बात यहां पे की जाए तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, व्हाइल ग्रेविटी रिफर्स टू द अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो ये चीज होती है, पृथ्वी और कोई वस्तु यहां पर जो काम करती है, उनके बीच में ग्रेविटी लगती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो किसी भी दो चीजों के बीच में लग सकता है। तो यहां पर उससे ये कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद देखिए, वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 6.76 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर। देखिए मैंने आपको यह बताया भी था कि जी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। याद करिए, ये मैं बता चुका हूं। अब इसमें हम जी को सेपरेट करते हैं तो आ जाता है f आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.676 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये वैल्यू चाहे आप अर्थ पे चले जाइए, चाहे मून पे चले जाइए, चाहे जुपिटर पे चले जाइए, बृहस्पति पे चले जाइए, कहीं भी जाइए, सब जगह एक ही होती है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में एक ही तरह की कांस्टेंट वैल्यू बताएगी। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि द कांस्टेंट जी इज यूनिवर्सल बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर साइजेस ऑफ द बॉडी। इसको कोई फर्क नहीं है कि भाई पृथ्वी छोटी है, बृहस्पति बड़ा है, द स्पेस वेयर दे आर केप्ट एंड द टाइम एट विच द फोर्स इज कंसिडर्ड, कि किस समय पे ये बात की जा रही है, किस जगह पे बात की जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं पर भी होगा तो इतनी ही वैल्यू ये शो करता रहेगा। तो अचर जी सार्वभौम है क्योंकि ये पिंडों की प्रकृति आकार से स्वतंत्र है। जिस स्थान पर उन्हें रखा जाता है और उस समय पर जिस बल पर माना जाता है वो हमेशा कैसा है? वो हमेशा अचर है, वो बदलने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाएगा, चाहे आप कोई भी जगह पर चले जाइए। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है किन चीजों पे? देयर मासेस। तो भाई ये तो क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो मास पे तो डिपेंड करता ही है। इसके अलावा देयर सेपरेशन, सेपरेशन पे भी तो करता है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, भाई प्रोडक्ट ही तो हो रहा है मासेस का, तो उनका द्रव्यमान, उनका अलगाव, उनके द्रव्यमान का उत्पाद, इन तीनों पर ये क्या करता है? निर्भर करता है, डिपेंड करता है इन चीजों पे। तो मीडियम बिटवीन दी टू बॉडीज, तो किस पे नहीं करता? दो निकायों के बीच के माध्यम का। उसको कोई मतलब नहीं है बीच में क्या पानी है, दोनों के बीच में एयर है, दोनों के बीच में वैक्यूम है, इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट होता है दो बॉडीज के उस तरीके से। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस
इज द वेट ऑफ द बॉडी मैक्सिमम, पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि आपका एक इक्वेटर होता है और इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस होता है ये ज्यादा होता है, लेकिन पोल से क्या होता है, कम होता है। तो पोल्स पर ज्यादा जो है आप कोई भी चीज को तेजी से खींच सकते हैं, तो कहाँ हो जाएगा, एट द पोल्स। तो किसी भी चीज का अगर आपको अपना वेट ज्यादा नापना है तो आप कहाँ जाइए, आप पोल पर चले जाइए, पोल पर आपका वेट मैक्सिमम हो जाएगा, वहां से आप मेजर करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर आपका वेट का मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है टू चार्ज बॉडीज ओनली, जिनके पास कोई आवेश हो। तो ऐसा तो नहीं होता, चार्ज बॉडी से कोई मतलब नहीं है। अर्थ एंड सन ओनली, केवल अर्थ और सन के बीच में बताता है, तो ऐसा भी नहीं है। केवल पृथ्वी और बिंदु द्रव्यमान के, एक पॉइंट मास और अर्थ के बीच में, तो ऐसा भी नहीं है। ग्रेविटेशन तो किसी भी दो चीज जिसके पास क्या हो, मास, द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच में होता है, तो हम इसको ए बता सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसके लिए एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें बचे हुए और भी कुछ चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। तो सभी लोग इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट्स आएगा तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी चीज़ें इसमें इश्यूज आ रहे हैं तो वो तो आपको बताना ही है, साथ साथ इनको आप जो है, मैंने पहले भी बोला था, इसकी पूरी आप जो है मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैप्टर्स के बाद इन क्वेश्चंस का पूरा एक जो है प्रिंट आउट लेकर उसको अपनी बुक में, नोटबुक में फिक्स कर लीजिए। तो इसकी जो पीडीएफ है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कोई तरह के इश्यूज हैं तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।